हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं मेजरमेंट का रिवीजन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो हम इस वीडियो में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कवर हो जाए। तो आप सभी लोग अपना जितना भी कंसंट्रेशन है पूरा आप यहाँ पे लगा लीजिए। अभी आधे घंटे में आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर होने वाला है। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी डिले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अगर आप यहाँ पे देखें कि जैसे सबसे पहली बात तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाया क्यों गया। इसके पहले हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की दिक्कत ये थी कि वो सिर्फ आपका डीसी क्वांटिटी मेजर कर रहा था। तो हमको एसी क्वांटिटी भी तो रीड करनी है ना। तो एसी क्वांटिटी रीड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे बनाया मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है वो समझो। इसकी खास बात ये है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की कि अगर हम इसमें क्या करें कि जैसे आपको पता होगा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट मैग्नेट की वजह से उसकी कॉस्ट ज्यादा हो गई थी। तो इसमें कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज ना करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट पता क्या होता है? एक कोर लेना है, वाइंडिंग लगानी है, डीसी सप्लाई देना है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमने यूज कर लिया। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया तो मुझे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत वीक होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट तो अच्छा होता है लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो अच्छा होता नहीं है। तो मुझे टॉर्क टू वेट रेशियो क्या करना है, देखना है कि वो क्या होगा। तो क्या बोलेंगे कि टॉर्क टू वेट रेशियो आपका यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा रखना है ना। अगर आपको ये ज्यादा रखना है तो वेट आपका कम रखना पड़ेगा, है ना। आपको वेट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है ना कि टॉर्क टू वेट रेशियो अगर आपको ज्यादा चाहते हो तो टॉर्क तो ज्यादा हो नहीं पाएगा। ऑब्वियसली बात है, वो क्यों नहीं होगा पाए टॉर्क, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो टॉर्क तो ज्यादा हो नहीं पाएगा, तो वेट कम करते हैं। तो वेट कम करने का हम एक कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना वो मूविंग का पार्ट ना हो, मूविंग पार्ट का हिस्सा ना हो, वो स्टैटिक पार्ट हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को स्टैटिक पार्ट बनाया। दूसरा काम हमने क्या किया है कि जो हमारा पॉइंटर होगा उसको हम किसका बना देंगे, आपका एल्यूमिनियम का बना लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयरन के जो पीसेज लेंगे, जो हमारा जो मूविंग आयरन होगा बहुत छोटा होगा, जिसकी वजह से उसका भी साइज बहुत छोटा बहुत कम हो जाएगा। हमारे पास जैसे आपको पता होगा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो एक ऐसा समझ लीजिए कि पॉजिटिव और निगेटिव, ये बोले नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। वैसे ही अगर हम बात करें दो सिमिलर पोल है, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो उन्हीं दो कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो चलो इनके बारे में देख लेते हैं, इनके डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक फिक्स्ड कॉइल लेता हूँ, ये देख सकते हो फिक्स्ड कॉइल, जिसका कोर क्या है, सिलिकॉन स्टील का है। और जो भी करंट मुझे मेजर करनी मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो होता क्या है कि मान लो अगर करंट ज्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, करंट कम है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कॉमन सेंस की बात है कि जैसा करंट दोगे वैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो आपके इस करंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो यहाँ पे ये आयरन की डिस्क है आपके पास। अब होता क्या है ये समझिएगा, होता ये है कि जैसे आप देखो ये आयरन की डिस्क है, तो जैसे अभी मान लो करंट जीरो है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया तो आयरन डिस्क से क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। और जब ये अट्रैक्ट होगी तो पॉइंटर जो जीरो पे था वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो लग गया आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। आपको यहाँ पे क्या मिल चुका, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल चुका है। आपने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया किसके लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए। और आपने डैम्पिंग टॉर्क के लिए यहाँ पे क्या लगा, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यहाँ पे आप एडी करंट डैम्पिंग नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, उसके पीछे की रीजन ये है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है। आप एडी करंट डैम्पिंग कहाँ पे लगाते हो, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, एडी करंट डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड क्यों यूज नहीं कर रहे हो, अगर बेटा आप फ्लूइड यूज कर लोगे ना तो वहां पे साफ सफाई की बड़ी टेंशन रहेगी, है ना। आपको इंस्ट्रूमेंट को हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना होगा, तो बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इस वजह से मैं भी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ किसका, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का। तो ये मैंने आपकी वर्किंग के बारे में बताया है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिएगा, तो थोड़ा आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेशन समझ में आएगा।
तो चलो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल चुका है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपको स्प्रिंग मैकेनिज्म से मिल जाएगा, डैम्पिंग टॉर्क आपको एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से मिल जाएगा। एक बात और, आपको चीज मैंने पहले बताई थी कि आपका जो स्प्रिंग होता है, आपका जो स्प्रिंग होता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेलिकल स्प्रिंग, एक होता है स्पाइरल स्प्रिंग। तो हम इसमें से कौन सा स्प्रिंग यूज करेंगे? तो याद रखना, जब कभी भी आपकी स्प्रिंग में से करंट पास होगी, स्प्रिंग में से करंट होके जाएगी, उस टाइम पे आप स्पाइरल स्प्रिंग यूज करोगे, या फिर आपका बोलते हो स्फेरिकल स्प्रिंग भी बोल सकते हो। लेकिन जब स्प्रिंग में से करंट पास नहीं होना है, उस टाइम पे आप हेलिकल स्प्रिंग यूज कर सकते हो। हेलिकल स्प्रिंग थोड़ा सा कॉस्ट कम होती है, इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है, तो इस वजह से हम इसको हर जगह यूज नहीं करते हैं। जहां पे करंट पास होगी सिर्फ उन्हीं जगह पे हम इनको प्रेफरेंस देंगे। तो आप देख सकते हो, डायग्राम भी देख सकते हो अगर आपको चाहे हो तो, यहाँ पे करंट पास नहीं हो रही, करंट सिर्फ यहाँ पे जा रही है, ये गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे करंट, फिर यहाँ से निकल गई। तो ये आपका इसका हिस्सा नहीं है, करंट का, करंट के पाथ का हिस्सा नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग यूज कर रहे हो। गॉट इट? ओके, अब हम बात करते हैं रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब देखना है अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप में से बेस्ट कौन सा माना जाएगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताता हूँ, है ना। एग्जांपल ये है कि आप जिस एज में भी हो, है ना, उस टाइम पे आपको बहुत लोगों के साथ अट्रैक्शन हो रहा होगा, है ना। अट्रैक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अगर अट्रैक्शन है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका टॉर्क लगेगा, ठीक है। लेकिन रिपल्सन में क्या होता है ना कि थोड़े से भी रिपल्सन हो जाता है। मतलब जैसे मान लो आपको किसी चीज को अट्रैक्ट करना है, तो क्या करना पड़ता है, आप उनका बर्थडे याद रखो, रोज डे पे रोज दो, आप डिनर पे लेके जाओ, आप घूमो फिरो, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 50 चीज कर रहे हैं कि आपको अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन रिपल्सन के लिए आप सिर्फ एक बर्थडे मिस कर जाओ, किसी का, सामने वाले का एक बर्थडे मिस कर जाओ, जितना भी अट्रैक्शन था पूरा गया। मतलब अट्रैक्शन पे रिपल्सन भारी है ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो आप एक सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए, ऐसा मेरा सीरियस इशू नहीं कि आपको मतलब बताना चाह रहा हूं, बस ये है कि आप समझ जाइए अट्रैक्शन और रिपल्सन में बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा माना जाता है आपका, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, क्योंकि ये ज्यादा इफिशियंट होता है। अब इफिशियंट कैसे होगा, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ। एग्जाम्पल थ्रू कैसे बताऊंगा, जस्ट सेकेंड, इसको एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट कैसा, जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, चीजों को बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे बताया कि नहीं बताया, डायग्राम बनाना पड़ेगा उसके लिए यार। चलो उसको मैं आपके ईडीएम इंस्ट्रूमेंट बता दूंगा, तो मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। ड्राइंग वाला एक एग्जांपल मैं क्लास में कराता हूँ, अगर आप इसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखोगे ना तो आपको जरूर देखने को मिलेगा वो एग्जांपल। ठीक, अभी मैं वहां पे नहीं बता पाऊंगा, तो उसके लिए मुझे पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, तो छोड़िए अभी। अब देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं, हमने एक लिया नॉर्थ पोल, एक लिया साउथ पोल। कैसे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है ना। यहाँ पे करंट पास किया, यहाँ से करंट बाहर आ गई, जो भी आपको करंट मेजर करना आप यहाँ पे पास करोगे, तो यहाँ पे एक वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दो आपके पास यहाँ पे आयरन बार है, क्या बोलते हैं इनको, आयरन बार, या फिर आयरन की प्लेट भी बोल सकते हैं, या फिर आयरन की डिस्क भी बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो प्लेट लगाई हैं, उनमें से एक आपकी फिक्स्ड प्लेट है, एक आपकी यहाँ पे मूविंग प्लेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये मूविंग प्लेट है। तो जैसे क्या होता है कि जब यहाँ पे करंट पास होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे क्या साउथ पोल है, तो इसके पास जो साउथ पोल वाले ये जो है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। और जब साउथ साउथ पोल इंड्यूस हो तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। और जब रिपल्सन होगा तो ये मूविंग प्लेट मूव करेगी, और जब मूविंग प्लेट मूव करेगी तो आपका पॉइंटर भी यहाँ पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये आपका लग जाएगा यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। लेकिन जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा है वो किसकी वजह से लगा है, वो आपका लगा है किसकी वजह से, रिपल्सन की वजह से। इस वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे वही बताया मैंने कि हम यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉइल यूज करते हैं, ये फिक्स्ड कॉइल हो गई, जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जब इसमें हम करंट पास करेंगे। दो आयरन के बार यूज होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, उनमें से एक फिक्स होगा, एक यहाँ पे मूवेबल होगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या फिर आप इसका कॉम्प्रिहेंसिव देख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो होगा वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। इसकी वर्किंग भी आपकी क्या है कि दोनों पोल जो आपके प्लेट हैं उनमें सेम पोल इंड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास,
आपका रिपल्सन होगा और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, है ना। इसमें भी आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है स्प्रिंग मैकेनिज्म से है और डैम्पिंग टॉर्क आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मूविंग आयरन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो। अभी ये समझो कि अगर मैं इस फिक्स्ड कॉइल का बात करूं कि इसका इंडक्टेंस कितना होगा, तो इंडक्टेंस क्या बोलोगे, मान लो अभी इसका इंडक्टेंस एल है, मतलब करंट पास नहीं कर रहा, तब मान लो करंट कितना 1 एम्पियर है, तो डिस्क यहां तक कहीं तक होगा, तो उस टाइम पे इंडक्टेंस इतना है। लेकिन जब आप इसमें से 10 एम्पियर करंट पास करो, डिस्क और पास में आ गया ना, जब डिस्क और पास में आ गया तो इसका इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चेंज? चेंज इस वजह से हो जाएगा इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि इनके बीच की जो परमिबिलिटी है वो चेंज हो गई ना, इनके बीच की जो परमेबिलिटी थी वो चेंज हो गई, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, मतलब कोर की परमेबिलिटी चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपका इंडक्टेंस भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो क्या बोलोगे आप आगे से कि वो चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दैट मीन्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मीन्स मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन चेंज इन सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल, वो आपके सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क कहां से लगेगा आपका, ये आपका लगता है स्प्रिंग मैकेनिज्म से, जो कि आपका हेलिकल होगा। डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगेगा आपका, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से। अच्छा, एक बात और समझना, अगर मुझे निकालना हो यहाँ पे डैम्पिंग जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक छोटी बात समझना कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ना वो हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है, डीई अपॉन डी थीटा होता है। और इंडक्टर केस में एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ पे एल जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, हाफ एल आई स्क्वायर हो गया, लेकिन एल यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। ये चेंज क्यों हो रहा है, जब 1 एम्पियर दोगे कुछ अलग इंडक्टेंस होगा, 2 एम्पियर तो कुछ अलग इंडक्टेंस होगा, तो मतलब एल यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, नहीं है। मतलब एल इज द फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल। तो हमारा जो टी का फॉर्मूला है क्या, डी अपॉन डी थीटा, तो अगर आप यहाँ पे एल हाफ एल आई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एल बाहर आ जाएगा, सॉरी आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू। अब यहाँ पे समझिए जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो आपका यहाँ पे आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से हम क्या, हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा, वो हमारी आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, और उसकी जो स्केल होगी वो क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, और नॉन लीनियर होने की वजह से आपका जो कैलिब्रेशन होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब टीडी की वैल्यू वी आई पी के अगर प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हम बोलते हैं एवरेज वैल्यू रीड करेगा। लेकिन कभी वी स्क्वायर आ गया, आई स्क्वायर आ गया, तो क्या रीड करता है, वो आपका आरएमएस वैल्यू रीड करता है। गॉट इट। चलिए, अब हम यहाँ पे डेरिवेशन की बात तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे डेरिवेशन पढ़ने नहीं बैठे हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक क्वेश्चन और बनता है जिसको बोलोगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे काम करता है। ये जो क्वेश्चन क्रिएट हुआ कहां से हुआ, डेरिवेशन से हुआ है। डेरिवेशन करके भी आपको क्या मिलेगा, जो मैंने आपको पहले बताया है, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। ये क्वेश्चन का जो डेरिवेशन आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप कोई भी किसी भी एग्जाम का मेंस देने जा रहे हैं। अगर मेंस देना मतलब रिटन एग्जाम है, तो इसका आप डेरिवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तो इसके लिए यहाँ पे क्या होगी आपकी, नॉन लीनियर होगी। अच्छा, एक बात बताओ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे स्प्रिंग कैसे यूज करी है, हमने स्प्रिंग यहाँ पे सॉरी जो कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया हमने स्प्रिंग के थ्रू लगाया, तो क्या ये क्लियर है कि इसकी स्केल हमेशा क्या होगी, लीनियर होगी। तो क्या ये क्लियर हो गया कि इसकी जो स्केल होगी वो लीनियर होगी, नहीं, है ना। आप स्प्रिंग कंट्रोल लगा के, आप जो है तो स्प्रिंग कंट्रोल लगा के ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वो लीनियर ही होगी, वो आपकी नॉन लीनियर भी हो सकती है। अब आगे चल के कोई बोले, ग्रेविटी बोले क्यों हंस रहा हो कि भाई तुम तो स्प्रिंग लगे थे तब भी तुम्हारा नहीं हुआ, नॉन लीनियर रह गए, मैं तो ऑलरेडी नॉन लीनियर था, इसलिए मुझे यूज कर लेते हैं। तो स्प्रिंग को वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्प्रिंग बोलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नॉन लीनियर हूं ना, लेकिन मेरे अंदर क्या है कि मैं कुछ ना कुछ करके इसको लीनियर के फॉर्म में कैलिब्रेट कर सकता हूं। और वो कंडीशन क्या है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी कर, ठीक है, ऐसा मान लीजिए अभी पहले आपने कभी तैयारी की होगी, एक साल पहले तैयारी की होगी, और किसी आपके फ्रेंड ने तैयारी नहीं की होगी। दो कंडीशन है, आपने तैयारी की पिछले साल और आपके फ्रेंड ने तैयारी नहीं की, और उस जब एग्जाम हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और उन्हें तो फॉर्म ही नहीं भरा था, तो क्या दोनों बराबर हो गए क्या, नहीं। अभी भी आप उनसे आगे हो, भले सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर है ना।
तो बस वही चीज यहाँ पे भी हो रही है, स्प्रिंग कंट्रोल आपने यूज किया तो ऐसा नॉन लीनियर गिल्ट की बात नहीं है, आप इसको इन टर्म्स ऑफ लीनियरिटी कैलिब्रेट कर सकते हो। बस एक छोटी सी कंडीशन आपको अचीव करनी होगी, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि थीटा इंटू डीएल बाय डी थीटा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है अगर वो कांस्टेंट आ गया, दैट मींस हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की स्केल को भी इन टर्म्स ऑफ लीनियरिटी कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा भी है मैंने, इफ वी कैन जनरेट अ सिस्टम which provide theta into dl by the theta is equals to constant, then we can calibrate non-linear scales in terms of linearity, हम उसको in terms of linearity calibrate कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके अब बात करते हैं कि हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी के लिए कैसा काम करता है। बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा डीसी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें एसी के लिए तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव टार्क आएगा और निगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव टार्क आएगा। क्यों आएंगे? क्योंकि टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, टीडी किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट निगेटिव हुआ भी तो टीडी मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स कि मेरे पास चाहे करंट पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, मतलब पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, टीडी तो आपका हमेशा क्या रहने वाला है, आपका पॉजिटिव रहने वाला है। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी के लिए भी काम करेगा और वो एसी के लिए भी काम करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चेंज की, कि क्या मेरे मूविंग आयरन एमीटर में और मूविंग आयरन वोल्ट मीटर में कुछ कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है? तो हाँ है, इनमें कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है। और डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। जैसे देखो, आपको ये समझना है कि जो मूविंग आयरन एमीटर होता है ना, एमीटर है, ऑब्वियसली एमीटर है, लिखा है यहाँ पे एमीटर है। जब एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा मतलब क्या, रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। अब आपको इसको मिनिमम बनाना है तो लेंथ क्या रखना होगा, कम रखना होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रखना, ज्यादा रखना होगा। मतलब मूविंग आयरन एमीटर में जो आपकी फिक्स्ड कॉइल होती है ना, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो कम हो जाएंगे और उनकी थिकनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या बोला मैंने, मूविंग आयरन एमीटर हैज मोर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर एंड हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स। जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मूविंग आयरन वोल्ट मीटर में, तो हम जानते हैं कि भाई हमको रेजिस्टेंस क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, मतलब रो एल अपॉन ए की वैल्यू ज्यादा चाहिए, मतलब हमको एल की वैल्यू ज्यादा रखनी होगी। दैट मीन्स हमको जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो ज्यादा रखनी होंगे, और उनका जो कंडक्टर का जो थिकनेस होगा वो बहुत थिन होंगे, है ना, जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कम होगा। तो वही लिखा मैंने, मूविंग आयरन वोल्टमीटर हैज लेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर एंड हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। ये मैंने डायग्राम भी बताया कि इनका मीनिंग क्या है। जो मूविंग आयरन होगा छोटा है वायर लेकिन मोटा है, लेकिन आपका जो मूविंग आयरन वोल्टमीटर है इसमें क्या होगा, पतली पतली वायर लेकिन बहुत लंबी वायर। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन डिफरेंस हो गया मूविंग आयरन एमिटर एंड मूविंग आयरन वोल्टमीटर। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ऑब्वियसली आपका जो टीडी आया है वो आई इसके के प्रोपोर्शनल आया है, मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी एक तरीके से करंट रिस्पॉन्डिंग मीटर है। ओके, तो हमने यहाँ पे आई एम लिख दिया, इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा तो आर एम लिख दिया, और क्योंकि ये एसी क्वांटिटी भी रीड करा तो हमने यहाँ पे एल एम लिख दिया। इसकी रेंज कितनी होगी, क्योंकि इसमें स्प्रिंग्स जो कि करंट पास नहीं हो रही है, तो मैं इतना मान सकता हूं कि करंट इसमें मिली एम्पियर तो नहीं होगी। इसकी रेंज कितनी, 50 एम्पियर। अब ये 50 एम्पियर से ज्यादा क्यों नहीं है, अगर आप इसमें 50 एम्पियर से ज्यादा करंट पास करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो होता क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड सफिशिएंट होकर देगा। 50 एम्पियर तो तब उतना मैग्नेटिक फील्ड देगा, 60 एम्पियर तो तब उतना मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो भाई उसमें अगर 60 एम्पियर दिया तो सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, तो आप करंट मेजर कर पाओगे क्या, नहीं मेजर कर पाओगे। तो आपकी जो रेंज होगी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम रेंज, जिसको आप रीड कर सकते हो कितनी है, 50 एम्पियर। लेकिन आप 50 एम्पियर रीड करने के उसमें बैठे हो, आपको ज्यादा करंट और ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उसके लिए क्या करते हो, आप रेंज को बढ़ाते हो। रेंज कैसे बढ़ाएंगे वो चीजें भी हम देखने वाले। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हमारी स्प्रिंग टूट गई तो क्या ये जीरो वैल्यू रीड करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग का काम वो क्या है, स्प्रिंग का काम है कि वो आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करे। क्या करे, वो कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करे। अब कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा कि स्प्रिंग के थ्रू प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर क्या होगा कि इसमें ऐसा स्प्रिंग का कोई भी रोल नहीं कि करंट पास हो, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर स्प्रिंग टूट भी गई तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जो डिस्क है वो आपका उसकी तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ भी जाएगा तो उसको फाइनल वैल्यू पे रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग टूट चुकी है। तो पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा, आपका एफएसडी वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो
तो अगर बाई मिस्टेक आपकी स्प्रिंग टूटती है तो वो कौन सी वैल्यू रीड करेगा? आपका मीटर एफएसडी वैल्यू रीड करेगा। एक्सटेंशन ऑफ रेंज, ये समझिएगा, जैसे आप यहाँ पे आर एम है, यहाँ पे एल एम है। अगर मान लो मूविंग आयरन एमीटर है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिर कल वाले लेक्चर में बताया था कि पीएमएमसी एमीटर में रेंज बढ़ाने के लिए हम एक संट रेजिस्टेंस यूज करते थे, जो कि एक्स्ट्रा करंट को बाईपास कर देता था। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो एल एम है ना, ये आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, तो इनके बीच का करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हमारी जो मीटर की रीडिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहे। और उसको करने के लिए, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमको आरएसएस के साथ में एक एलएसएस भी यूज करना होगा। और इन दोनों की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? इन दोनों की वैल्यू आप डिसाइड करोगे कि आपका जो मीटर का टाइम कांस्टेंट है वो आपके संट के टाइम कांस्टेंट के बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हो मूविंग आयरन एमीटर में हमारी मीटर की जो रीडिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहे, उसके लिए मीटर का टाइम कांस्टेंट मतलब Lm अपॉन Rm की वैल्यू किसके बराबर हो? संट के टाइम कांस्टेंट के बराबर। दैट मींस LSH अपॉन RSH के बराबर हो। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब यह है कि हमारा जो मूविंग आयरन एमीटर है उसकी रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो ये इसकी कंडीशन यहाँ पे लिखी है, मैंने लिखा भी है, इन ऑर्डर टू मेक मीटर रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर शुड बी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट ऑफ संट। तो ये मैंने किसके बारे में बताया? आपकी मूविंग आयरन एमिटर के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की। तो अगेन मूविंग आयरन वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको एक मल्टीप्लायर यूज करना होगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या एक फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर है जो कि मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट मतलब क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो इसको इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आप क्या करते हो? मल्टीप्लायर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हो, है ना। और उस कैपेसिटर की जो आइडियल वैल्यू होगी, क्यों लगा रहे हो कैपेसिटर? मीटर की रीडिंग को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन हो रहे हैं उससे आपकी रीडिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगाया है। और इस कैपेसिटर की जो आइडियल वैल्यू होती है, याद रख लीजिए, कितनी होती है? Lm अपॉन आर एस की स्क्वायर होती है। कितनी होती है? Lm अपॉन आर एस की स्क्वायर होती है। ये आपकी आइडियल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होगी? प्रैक्टिकल वैल्यू होती है कितनी? 0.43 Lm अपॉन आर एस की स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन ऑर्डर टू मेक मूविंग आयरन वोल्ट मीटर रीडिंग इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपनसेटिंग कैपेसिटर शुड बी यूज्ड इन पैरेलल विद द मल्टीप्लायर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोगों को डाउट लग रहा हो कि सर यहाँ पे कैपेसिटर क्यों है, इंडक्टर क्यों नहीं आया, पिछले वाले केस में इंडक्टर क्यों है, कैपेसिटर क्यों नहीं आया। तो बेटा वो सब जानने के लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज मैं आपको अभी 2 मिनट में बताया हूं ना, इसको पढ़ाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट आपको 1.5 घंटे लगे। यहाँ पे मैंने 10 बार सर्किट बनाया है। जो सर्किट आप देख रहे हो ना, आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखना, यहाँ पे मैंने 10 बार सर्किट बनाया है। यहाँ पे रजिस्टर भी लेके देखा है, यहाँ पे इंडक्टर लेके भी देखा है, कैपेसिटर लेके भी देखा है, सीरीज में भी लेके देखा, पैरेलल लगा देखा है। फिर मुझे वहां पे कंफर्म हो कि हाँ भाई पैरेलल एक सही कंडीशन है, तब जाके मैंने पैरेलल लगाया। लेकिन ये एक रिविजन सीरीज है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है, और डिटेल में जानना है, पढ़ना है, तो आप इसका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिएगा, जो कि आपको अमरज्योति प्राइम एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा। कॉस्ट बहुत कम है, 500-600 का कोर्स है, वो भी आप ऑफर लगा लोगे तो 300-400 रुपए में कोर्स मिल जाता है। हर एक कोर्स इतने का ही मिलता है। किन के मैसेज आ रहे हैं इतने ज्यादा, एक बार देख लेता हूं मैं। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी एरर होती है। तो सबसे पहली जो एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में होती है वो होती है फ्रिक्शनल एरर। अब यहाँ पे देखो, मूविंग सिस्टम का वेट तो कम हुआ है, जब कम हुआ तो फ्रिक्शनल एरर भी कम हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी हेल्प से आया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके साथ हमको टीडी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और जब टीडी कम मिलेगा तो टॉर्क टू वेट रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो गया तो हमारी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम। सेंसिटिविटी कम हो गई तो लोडिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। लोडिंग इफेक्ट बढ़ गया तो हमारी जो ओवरऑल एरर है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझना, दो चीजें बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। आपकी फ्रिक्शनल एरर तो कम है, लेकिन हमारी जो ओवरऑल एरर है वो ज्यादा है, ठीक है ना। हमारी जो ओवरऑल एरर है वो ज्यादा है, लेकिन फ्रिक्शनल एरर यहाँ पे कम है, ठीक है।
मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? इसमें ओवरऑल एरर ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर सेंसिटिविटी का कंपैरिजन करना हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पीएमएमसी का जो सेंसिटिविटी अगर 20,000 है तो मूविंग आयरन की जो सेंसिटिविटी है वो ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। फ्रीक्वेंसी एरर क्या होगा? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, मूविंग आयरन में फ्रीक्वेंसी एरर हो सकता है और मूविंग आयरन वोल्टमीटर में फ्रीक्वेंसी एरर हो सकता है। तो मूविंग आयरन में फ्रीक्वेंसी से बचने के लिए हम एलएसएच का यूज करते हैं, और एलएसएच को हम किससे डिसाइड करते हैं कि जो मीटर का टाइम कांस्टेंट है वो सेंट के बराबर हो, तो हमारी जो मीटर की रीडिंग है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये तो हो गया एमीटर की बात। मूविंग आयरन वोल्टमीटर में भी हम क्या कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर चुके हैं, कंपनसेट कर चुके हैं, और उसको कंपनसेट करने के लिए हमने कंपनसेटिंग कैपेसिटर का यूज किया था। उनकी वैल्यू ये होती है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी एरर। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं, वो होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट से आया है। तो आपका बाहर का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी इजिली अफेक्ट कर सकता है। इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, है ना, आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल समझो आप। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये क्या, इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त मतलब कि इनके बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब इनके बीच का फील्ड बहुत अच्छा है। अब इनके बीच में कोई सी पर्सन आ जाए और बोले, ए के पास जाए, बोले बी तेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था, सी के पास बी के पास जाए, भाई ए तेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो इन दोनों क्या करेंगे, ए जाएगा सी के पास, इसको एक लपाड़ा मारेगा, बी जाएगा सी के पास, एक लपाड़ा मारेगा। मतलब इन दोनों के फील्ड में, इन दोनों की बॉन्डिंग में क्या सी का इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इनके बीच का फील्ड अच्छा है, इनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है। मतलब ये होता है कहां पे, आपके पीएमएमसी में, कि थर्ड पर्सन कुछ भी बीच में इफेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मान लो एक पर्सन है आपके पास एक्स, एक पर्सन है वाई, ये थोड़ा सा नॉर्मल दोस्त है, मतलब इतने खास दोस्त नहीं है, बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, दोस्त है लेकिन एक नॉर्मल दोस्त है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई पर्सन आया जेड, एक्स के पास गया, अरे भाई एक्स भाई और भाई क्या हाल चाल, बढ़िया भाई, भाई ने तो ऐसा बोला यार, अच्छा ये सब ऐसा बोला गया। एक्स उठेगा तुरंत भाई के पास जाएगा, दो लपाड़ी मारेगा। फिर जड़ जाएगा भाई के पास, भाई एक्स ने बोला तेरे को टूटूंगा यार, मैं तो ऐसा था बोल रहा था, अच्छा उसने ऐसा तो बोला है क्या, तो मैं बताता हूँ। वाई जाएगा एक्स के पास, ये भी दो लपाड़ी मारेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो इसका इंटरफेरेंस है, जो बाहर का फील्ड है, क्या इनके बीच में इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है ना। तो बस वही चीज यहाँ पे हो रही है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि इनके बीच का फील्ड अच्छा नहीं है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैन इजिली डिस्टर्ब, आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसकी वजह से आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, और उससे बचने के लिए आपको आयरन शील्डिंग का यूज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी यह एरर है यहाँ पे एडी करंट एरर। अब ये एडी करंट एरर क्या होती है समझना। पीएमएमसी में आपने देखा होगा कि आपने जो डैंपिंग यूज की थी वो कौन सी डैंपिंग थी? एडी करंट डैंपिंग। लेकिन यहाँ पे वो एरर क्यों बन गई? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वो वीक है, और उस वीक मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए आपने मना कर दिया कि भाई मैं यहाँ पे एडी करंट डैंपिंग तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एडी करंट डैंपिंग जो लगेगी बहुत कम लगेगी, उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो मैं नहीं लगाना चाह रहा हूँ। तो आपने वहां पे एयर फ्रिक्शन डैंपिंग लगा दी। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आपने डैंपिंग तो लगा दी एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो एडी करंट है ना, वो एडिशनल डैंपिंग प्रोवाइड कर रहा है। हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जितना ही मेटल पार्ट्स है, हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ नट बोल्ट वगैरह मेटल पार्ट्स होंगे ना, वहां पे वो एडी करंट प्रोड्यूस होगी और वो एडिशनल डैंपिंग प्रोवाइड करेगी, जो कि हमको नहीं चाहिए। वही हमारी क्या होगी, एरर होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अगर हमको ये बोल देता ना एडी करंट की भाई मैं सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं पहले मना कर देता कि इसको एयर फ्रिक्शन को भाई तू मत आ। लेकिन अब एयर फ्रिक्शन को मैंने बुला लिया है, अब एडी करंट जबरदस्ती लग रहा है मेरे पास कि भाई मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन कम अमाउंट प्रोवाइड करूंगा, वो तो क्या होगा, वो एरर ही होगा ना। आपके घर में टिफिन लेके आए, खाना ले, जो खाने वाला टिफिन डब्बा होता है वो लेके आए, और खाना में नमक कम डाले, है ना, तो आप उसको ये बोले भाई ये तो डाल या फिर मत डाल। अब आप खुद से डाल लिए हो अपना नमक, और वो एडिशनल और डाल रहे हैं, तो क्या चलेगा? नहीं चाहिए ना आपको, तो तुम आपका खाना खराब हो जाएगा ना। चलिए, टेम्परेचर क्या होगा? स्प्रिंग में आपकी करंट पास तो नहीं हो रही है, तो आपकी स्प्रिंग में टेम्परेचर नहीं होगा। मूविंग आयरन एमिटर में टेम्परेचर होता है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज करता हूँ। मूविंग आयरन में स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हिस्टैरिसीस एरर होता है दो तरीके के, इलेक्ट्रिकल हिस्टैरिसीस और मैकेनिकल हिस्टैरिसीस। मैकेनिकल हिस्टैरिसीस जो आपको मैंने पीएमएमसी में बताया था, सेम टू सेम वही चीज है। इलेक्ट्रिकल हिस्टैरिसीस में आपको ये समझना है कि जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो,
इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है कि आपने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो एक आपको जो ट्रुथ समझना है बीएच कर्व का वो ये है कि जैसे मान लो आपने करंट पास किया यहाँ पे आई, है ना, यहाँ पे करंट कितनी है आई, और जब करंट आपने आई पास किया तो आपने ये देखा यार, आपने ये देखा कि करंट आई प्रोड्यूस करने पे कितना फ्लक्स आ रहा है आपके पास यहाँ पे फाई वन, और करंट यहाँ पे भी कितना मान लो आई वन आई करंट यहाँ पे, और यहाँ पे भी करंट चेक करो कितना फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे फाई टू फ्लक्स आ रहा है, मतलब एक ही करंट पे दो फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल हिस्टेरेसिस, है ना। तो इसकी वजह से हमको भी एरर देखने को यहाँ पे मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से एडवांटेज हैं। एसी और डीसी दोनों रीड कर सकते हो, फ्रिक्शनल एरर कम है, बहुत अच्छी बात है। रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो पिछले वाले केस में था ना कि स्प्रिंग से करंट पास हो रही है, स्प्रिंग पतली है टूट जाएगी, डबल स्प्रिंग है, उस टाइप का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन है। कॉस्ट भी इसकी कम है, लेकिन एक बात यह है कि कॉस्ट इसकी मीटर की कम है, लेकिन कैलिब्रेशन कॉस्ट ज्यादा है। नॉन लीनियर स्केल होगी, बहुत गंदी बात है यार, बहुत गलत बात हो गई। ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जिसके हमारा टॉक टू बिट भी कम हो गया, दिक्कत हो गई। सेंसिटिविटी भी कम है, ये भी दिक्कत है। लोडिंग की फट ज्यादा, ये भी एक दिक्कत है। एक्यूरेसी कम है, आयरन सील्डिंग की रिक्वायरमेंट हो रही, ये सब इनकी क्या हो गई आपकी प्रॉब्लम्स हो गई। नॉट यूज फॉर पावर मेजरमेंट, आप पावर भी यूज नहीं कर पा रहे हो। इंटर कन्वर्टेबल भी नहीं है, मतलब मूविंग आयरन एमीटर में और मूविंग आयरन वोल्टमीटर में कंस्ट्रक्शन डिफरेंस देखना है आपके पास, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिफरेंस है, ठीक है ना, मूविंग आयरन एमीटर और मूविंग आयरन वोल्टमीटर में। और आपके पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन भी आपके पास यहाँ पे नीडेड है, आपको फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एमीटर के लिए अलग और वोल्टमीटर के लिए अलग। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ कवर किया पूरा, अगर आप एक बार अच्छे से डिटेल में इसको देखोगे ना, इस नोट को प्रॉपर पढ़ोगे, तो हर एक चीज आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, अपन वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, है ना। आपको अगेन वही चीज मैं बोलूंगा, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, उनके साथ शेयर करो जिनकी इसकी रिक्वायरमेंट है ना। आप अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको ये जो 10,000 15,000 25,000 के जो कोर्सेज मार्केट में बिक रहे हैं, आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इतना पढ़ के, जितना मैंने आपको मूविंग आयरन पढ़ाया है, इतना पढ़ के आप किसी भी एग्जाम में जा सकते हो। इसमें से मूविंग आयरन के अलावा और कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, और कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं बनेगा, बस इसी के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं, पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन, अगर आप इन दोनों को वीडियो को देख लो और फिर आप प्रीवियस बुक लगाने सॉल्व बैठ जाओ, तो आप 500-600 क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, सिर्फ ये आधे आधे घंटे के 2 वीडियो देख के, ठीक है। तो अपने जो व्यूज हैं वो मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, गुड डे एवरीबॉडी।